चलो, तो अब हमने ये लास्ट पढ़ा कि जियाउल हक बहुत ज्यादा एक ऐसा लीडर था जो कि सिर्फ अपनी चलाना चाह रहा था टुवर्ड्स द एंड। उसने अमेंडमेंट्स करी, हम्म। किया, हर तरीके से वो गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल रोल अपने पास रखना चाहता था। इलेक्शंस उसने ऐसे स्टूपिड इलेक्शंस किए जिसमें अपने आप से लड़के अपने आप से जीत रहा था। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई पॉलिटिकल कैंपेन्स नहीं थी, और खुद ही जीत कर खुद ही प्रेसिडेंट बन। देन chaotic सिचुएशन थी। और उसके बाद अब हमें नहीं पता कि उसको किसने वो नेचुरल उसका एयरप्लेन बर्स्ट हो गया या उसको मरवा दिया गया, नो आइडिया। राइट। और उसके बाद जब इसका प्लेन फटा तो क्या हुआ कि गुलाम इसहाक खान अब हमारे बन गए। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाम, मेरा पेन ही नहीं चलता है। ये रहा। ये नाम गुलाम इसहाक खान बिकेम द प्रेसिडेंट, और ये एक्टिंग प्रेसिडेंट है। एक्टिंग प्रेसिडेंट मतलब कि ये इलेक्टेड नहीं है, कोई इलेक्शंस के बाद नहीं आया है, बस इन्होंने टेम्पररी रोल लिया है ताकि ये क्या कर सके, इलेक्शंस को सुपरवाइज कर सके। ठीक है। जब ऐसा होता है कि किसी स्टेट का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मर जाए तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर या एक्टिंग प्रेसिडेंट बनता है ताकि वो नेक्स्ट इलेक्शंस को सुपरवाइज कर सके। ठीक है। सो अगर हमसे कभी कोई पूछे कि व्हाट इज मेंट बाय एक्टिंग प्रेसिडेंट, तो वो ये होता है जो कि नेक्स्ट इलेक्शंस को सुपरवाइज कर रहा होता है, सो दैट नया इलेक्शन हो और नई गवर्नमेंट इलेक्ट होकर हमारे पास आ जाए ताकि स्टेट अफेयर्स को वही कैरी आउट कर सके। मेक सेंस। हम्म। तो हम्म। जियाउल हक मर गया, गुलाम इसहाक खान उनकी जगह प्रेसिडेंट बन गए। इंडियन इलेक्शंस होता है, और इलेक्शंस में बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो की पार्टी हम लिख लेते हैं। शी इज फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, पीपीपी। सो शी won the election and she became the हम्म। first female prime minister। अब यहाँ से पाकिस्तान की हिस्ट्री एक्सट्रीम कार्टूनिक हो जाएगी। फ्रॉम 1988 टिल 1999 फॉर 10 years पाकिस्तान में एक्सट्रीम अनस्टेबिलिटी वापस आ जाएगी, जो कि हमने देखी थी राइट आफ्टर लियाकत अली खान वाला टाइम पीरियड, जिसमें एक आ रहा है एक जा रहा है, एक को निकाल दिया, एक आ गया, फिर से निकाल दिया, फिर आ गया। सो जो हमने वहां पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखी थी, वही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी अब नेक्स्ट 10 years पाकिस्तान दोबारा एक्सपीरियंस करेगा, इन विच बारियां लगी कि पहले पीपीपी आ जाए, फिर पीएमएल नून आ जाए। मैं लिखती जा रही हूँ ये सब। फिर पीपीपी आ जाए, फिर पीएमएल नून आ जाए। सो एक्सट्रीम कार्टूनिक हरकतें जो कि 10 years पाकिस्तान ने सफर करी। एंड देन इन कार्टूनिक हरकतों के बाद क्या एंड हुआ? अगेन मार्शल लॉ। ठीक है। और ये मार्शल लॉ जो इसके बाद लगेगा वो होगा उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुशर्रफ। सो अब हम यहाँ तक अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं। एंड देन मुशर्रफ का टाइम पीरियड इज नॉट इन आवर हिस्ट्री। उसके बाद हम करेंगे पाकिस्तान के रिलेशन विद अदर कंट्रीज, सो बेसिकली हम आईआर करेंगे उसमें। एंड देन आपका सेक्शन 3 एंड। ठीक है। सो हम्म। अब इसको देखते हैं। 1988 till 1990, so 2 years के लिए now we have PPP in command, 2 years। ठीक है, 1988 till 1990। भुट्टो gained majority in Sindh only। Why? Because अगर आपको ये पाकिस्तानी डायनेमिक्स पता हो तो इस तरीके से पाकिस्तान चलता है। सिंध में रहते हैं एक कास्ट which is known as सिंधी कास्ट। ठीक है। And these Sindhi हम्म। people, they are die hard fan of PPP। Okay, they're die हम्म। hard fan of PPP। And then we have the other province, Punjab, where we have Punjabi people। ठीक है। एंड दे आर डाई हार्ट फैन ऑफ पीएमएल नून। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से हम्म। देखें, पीएमएल नून। सो दिस इज हाउ थिंग्स विल प्रोग्रेस इन द अपकमिंग हिस्ट्री। यानी पास्ट हो गई हमारी, लेकिन मैं अब आपको 1988 पे ले गई हूँ। सो भुट्टो गेन मेजोरिटी इन सिंध ओनली। शी मेड अलायंस विद एमक्यूएम। सो नाउ हियर कम्स अनदर पार्टी, एमक्यूएम। इसको लिख लेते हैं, एमक्यूएम। एमक्यूएम स्टैंड्स फॉर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। ओके। अब मैं बताती हूँ कि हम्म। ये कौन सी पार्टी है। दिस इज द अदर पार्टी अदर देन पीपीपी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। ठीक है। ये पार्टी हम्म। जो है, ये एक और कास्ट ने बनाई थी विच इज उर्दू स्पीकिंग वाले पीपल। ठीक है। ये वो लोग हम्म। थे जो कि
प्योर माइग्रेंट्स थे फ्रॉम इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। सो द प्योर हम्म माइग्रेंट्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया are still known as Urdu speaking people, and they formed their own party which is known as MQM, ठीक है। हम्म सेंस, समझ आ जी गया। सो MQM का भी जो होल्ड है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है इन कराची, ठीक है। तो MQM हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड इन कराची बैक देन, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, बैक देन। सो PPP एट दैट टाइम, अच्छा मैं आपको बता चुकी हूँ कि पॉलिटिक्स में ना कोई किसी का नहीं होता, सही है, ये मैं आपको पहले भी बताया है। हम्म पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता, पॉलिटिक्स में सब अपने बेनिफिट्स देखते हैं। बैक देन PPP जी में alliance with MQM, but now PPP has alliance with PML Noon because we have a prime minister from PML Noon and we have a president from PPP. So ये लोग वक्त देखकर अपनी लॉयल्टीज जो है ना वो शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। अपेरेंटली यू विल थिंक कि PPP PML Noon एक दूसरे के एनिमीज हैं, बट इन करंट टाइम्स we have a prime minister from PML and we have a president from PPP. So अपनी मफाद, अपने बेनिफिट्स को देखते हुए ये लोग एक दूसरे से दोस्तियां कर लेते हैं, ठीक है। हम्म इस तरीके से बैक देन इन 1988 PML नहीं PPP and PMQM have formed an alliance and they face strong opposition from IJI. So IJI is the previous name of PML Noon. Okay? IJI is the previous name of PML Noon. IJI, ठीक है, जो कि विच इज लेड बाय नवाज शरीफ, ठीक है, और इन्हीं के भाई अब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हम्म ये बात आ रही है। जी So it was led by Nawaz Sharif and they faced strong opposition from IJI who controlled provincial government of Punjab, which I just explained कि PML नून या IJI जो उसका प्रीवियस नेम था, इनका हमेशा से स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहा है इन पंजाब, ठीक है। ये मैंने यहाँ सारी डायनामिक्स लिखी हुई भी है कि पंजाब में पंजाबी लोग हैं जो कि PML नून को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करते हैं। सो इट्स ऑलवेज बिटवीन सिंध एंड पंजाब। उनको तो भूल ही जाओ, गिलगित को, NWFP को, बैक देन बलोचिस्तान, ये सब इनको भूल जाओ, अभी सिर्फ इन दो में लड़ाई चल रही है। सो ये दो पार्टीज आपस में लड़ रही है, IJI एंड PPP। हम्म PPP कर लिया है तो उसकी अच्छी खासी सीट्स हो गई हैं, ये लोग इलेक्शन जीत जाते हैं। तो हुआ ये कि देयर वाज अ नो कॉन्फिडेंस वोट इन नेशनल असेंबली बट भुट्टो डिफीटेड इट। ये वो टर्म है, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट, अभी तक मैं एक ही स्लाइड पढ़ा रही हूँ। नो कॉन्फिडेंस वोट ये वो टर्म है जो कि अगर आपने कुछ दिन पहले सुना हो, जब हमारे पास इमरान खान की लीडरशिप थी तो वहां पर एक मूवमेंट चली थी नेशनल असेंबली, नो कॉन्फिडेंस वोट, जिसमें PPP PML नून और सारी पार्टीज ने अलायंस कर ली थी और यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस वोट दिया था। ये वो वोट होता है जो कि शो करता है कि हमारा जो ट्रस्ट है वो करंट गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है, लिहाजा आप लोग हट जाए अपनी जगह से। सो दिस वाज द नो कॉन्फिडेंस हम्म वोट by which was led by PML Noon back then against Bhutto, and hence it was a movement के भुट्टो किसी तरीके से हट जाए, लेकिन उसने उसको डिफीट कर दिया था बिकॉज शी हैड मेजोरिटी सीट्स इन द नेशनल असेंबली। ओके, तो फॉर ऑल हम्म गुड। जी तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो, प्रेसिडेंट इसहाक, ये प्रेसिडेंट इसहाक हैं जो कि जियाउल हक की जगह पर आए हैं, ठीक है। दिस हिज नेम इज गुलाम इसहाक खान, राइट। सो भुट्टो जी had clashes with Ishaq mainly over positions of judiciary and military, which president considered his right. As per the 8th Amendment, president के पास बहुत ज्यादा कंट्रोल था कि वो किसको अपॉइंट करता है, किसको अपॉइंट नहीं करता। अब भुट्टो जब गवर्नमेंट में आ जाती है और भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर बन जाती है बेनजीर भुट्टो, तो उसको लगता है कि भाई मेरे पास तो कोई कंट्रोल नहीं है। सो इस कॉन्स्टेंटली प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आपस में एक दूसरे से लड़े जा रहे थे। गुलाम इसाक राज राय की एक्टिंग प्रेसिडेंट थे जो कि जियाउल हक की जगह पर आए थे, ठीक है। ही इज नॉट द इलेक्टेड प्रेसिडेंट, द एक्टिंग प्रेसिडेंट। सो वही पावर प्ले इन्होंने किया, उन्होंने कहा मेरे पास ज्यादा राइट है, मैं अपॉइंटमेंट कर सकता हूँ। अगेन पावर का क्लैशेस हुए बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो भुट्टो के कांस्टेंट क्लैशेस हैं किसके साथ, आते साथ ही कांस्टेंट क्लैशेस हैं प्रेसिडेंट के साथ, ठीक है। पावर क्लैश हो रहा है कि पावर डिविजन किसके पास है। इज इट मेकिंग सेंस? हम्म
जी। तो प्रॉब्लम ज्यादा है, काम कम है। तो जो 2 साल का हम्म। टाइम, प्रॉब्लम, जब हम प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी गुलाम इसाक खान के साथ कॉन्स्टेंटली वो जो है वो कॉन्फ्लिक्ट। दूसरी प्रॉब्लम पर आओ, इन्फ्लेशन एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट वेर हाई। जब इन्फ्लेशन यानी महंगाई और अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इससे क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन और अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है, वेयर इज माय पेन, हाँ ये रहा। सो इसकी वजह से क्या बढ़ जाता है, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ जाते हैं। तो अनदर चैलेंज, ये क्राइम्स बढ़ गए। एंड हम्म। देन इंक्रीजिंग ड्रग अब्यूज प्रॉब्लम। तो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं तो उसके साथ ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, ड्रग अब्यूज आ जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है। जी। भुट्टो मेड सिंधी कंपल्सरी। अब उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए ये एक ऐसी चीज थी कि उन लोगों के लिए कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल थी दैट सिंधी हैज बीन मेड कंपल्सरी इन स्कूल्स। उर्दू स्पीकिंग लोग कैसे सिंधी को एक्सेप्ट करते, सो अब भुट्टो ने पहले एमक्यूएम से दोस्ती कर, उर्दू स्पीकिंग लोग थे, अब वही एमक्यूएम और वही सिंधी लोगों का आपस में क्लैश शुरू हो गया। सो नाउ उर्दू स्पीकिंग पीपल एंड सिंधी पीपल आर एट क्लैश। शी इज एट क्लैश विद प्रेसिडेंट। इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, ड्रग अब्यूज हो रहा है, सिंधी कंपलसरी कर दी स्कूल्स में, तो सिंधी लोग खुश हो गए, उर्दू स्पीकिंग लोग खुश नहीं है। देन हेयर कम्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि आज तक एग्जिस्ट करती है। Bhutto reserved seats for Sindhis in administration, which was opposed by Urdu speaking. So now you see कि किस तरीके से एमक्यूएम मैं दोबारा से बताती हूँ। एमक्यूएम जो थी वो उर्दू स्पीकिंग लोगों की है, राइट? समझ आ रहा है। हम्म। जी। पीपी किसकी है, सिंधी लोगों की है, हम्म। राइट? हम्म। इन दोनों ने अलायंस कर ली थी एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, एनी फ्रेंडशिप जस्ट टू विन, राइट? बट इज जी। द इस खातून ने शी रिजर्व सीट्स फॉर सिंधीज इन एडमिनिस्ट्रेशन यानी इन गवर्नमेंट पोजीशंस। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इट मींस गवर्नमेंट पोजीशन, राइट? सो गवर्नमेंटल हम्म। पोजीशन हैज नाउ रिजर्व्ड एक्सक्लूसिव सीट्स फॉर सिंधी पीपल, जो कि पहले होती थी ऑन मेरिट बेसिस, बट उसने रिजर्व कर दी सीट्स। यानी ये सीट्स, अगर फॉर एग्जांपल, लेट्स पुट इट दिस वे, अगर फॉर एग्जांपल ये मैं सिर्फ ऐसी लेमैन एग्जांपल, 50 यानी 50 पोजिशन हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, उससे 50 में से 40 सीट्स किसके लिए कर दी, रिजर्व कर दी फॉर सिंधी पीपल। तो नाउ एमक्यूएम फील्स बिट्रेड कि व्हाट आर यू डूइंग, उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए सिर्फ 10 सीट्स हैं एंड यू हैव रिजर्व 40 सीट्स फॉर सिंधीज। तो यहां से आप क्लैश है, क्लैश उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी एंड सिंधी कम्युनिटी, राइट? बिकॉज एमक्यूएम हम्म। was supported by Urdu speaking people। तो यहां से अब शुरू हो गया इन दोनों का क्लैश, इन्होंने अलायंस की, ठीक है। देन इन 1988 सबसे बड़ा मुसीबत, 1988 में gunmen on motorbikes who were believed to be Sindhi, they fired into a crowd of Hyderabad which caused 250 casualties of Mohajir। So Mohajir people, again you need to be familiar with these terms, ये बहुत अजीब terms हैं but you need to be familiar with them। Mohajir, this literally means migrants, okay? Muhajir means migrants, and migrants were the people, like I told you, they were the Urdu speaking people, ठीक है? They were the Urdu speaking people who migrated from British India, right? Is it making sense? जी। हम्म। अब क्या मुसीबत होती है, एक बड़ा, देखो पहले सीट्स रिजर्व करती, सिंधी कंपलसरी करती, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में सिंधियों को सीट्स देती। अब और मुसीबत क्या करी कि सिंधी लोगों ने, कुछ गनमैन थे ऑन मोटर बाइक्स, उन्होंने एक क्राउड के ऊपर ओपन फायर किया और उससे 250 लोग मर गए। 250 लोग वो थे उर्दू। यहाँ हो गया है एक्चुअल मसला बिटवीन उर्दू स्पीकिंग एंड सिंधी पीपल। ये लोग अब टिल द डेट दे आर ईच अदर्स एनिमी, दे डोंट वांट टू सी वन अनदर एंड दे हैव इमेंस अमाउंट ऑफ हेट्रेड फॉर वन अनदर, ठीक है। सो यहाँ से मसला शुरू हो गया बिटवीन टू कम्युनिटीज and this led to riots in Karachi. So in 1989, M2M ended alliance with PPP. So
जिन्होंने अलायंस की एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस 1989, विद इन 1 year दे एंडेड देयर फ्रेंडशिप, दे एंडेड देयर अलायंस विद पीपीपी, क्योंकि कराची विच इज द हब ऑफ उर्दू स्पीकिंग पीपल, यहाँ सिवियर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई. And in 1990, Sindh government launched crackdown in Hyderabad at MQM Center. Curfew was imposed and surge operation began, which resulted in fight, and this is known as Pukka Killa massacre. ये बहुत important है Pukka Killa massacre. You need to remember this for 4 marks, and this is your question as well. ठीक है? So Pukka Killa massacre वो massacre है जिसमें Urdu speaking and Sindhi people began their own, fight. एंड इसमें 250 कैजुअलिटीज हो गई. सिंधी पीपल, द गनमेन्स, दे ओपन देयर फायर ऑन अ क्राउड ऑफ उर्दू स्पीकिंग, और उसकी वजह से कराची में रायट्स होते हैं. एमपीएम अपनी अलायंस एंड करती है. सो हाउ आर यू गोइंग टू आंसर दिस? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज पुक्का किला मसाकर. सो इन दिस यू नीड टू राइट. मैं कहाँ लिखूं, मेरे पास तो जगह ही नहीं है. आई थिंक दूसरे पेन से मैं यहाँ पर लिखती हूँ उसके क्वेश्चंस, और आप उसी फॉर्मेट में उसको आंसर करना. ठीक है? सो यू नीड टू टेल के व्हेन डिड पुक्का किला मसाकर अकर. व्हेन डिड पुक्का किला मसाकर अकर. पुक्का किला मसाकर. ठीक है. नंबर 1, व्हाट हैपेंड इन इट. बहुत सारी हैपनिंग्स हैं. रिपीट करो क्या क्या हुआ. हेलो विशाल. जी सॉरी, ये पहले ये नहीं लिखेंगे कि एमक्यूएम ने पीपीपी के साथ अलायंस खत्म कर दी थी तो? बात देखो, अब हम सिचुएशन वाइज जाएंगे. नंबर 1, 1988 में क्या हुआ. गनमैन थे जो कि सिंधी थे, हम्म, क्राउड ऑफ हैदराबाद पे ओपन फायर कर दिया, जिससे 250 उर्दू स्पीकिंग डाइड. ठीक है. नंबर 1 क्या बात करेंगे. 1988 में पुक्का किला मसाकर हुआ. उसमें सिंधी गनमैन ने उर्दू स्पीकिंग लोगों के ऊपर हैदराबाद यू नीड टू मेंशन हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद का आफ्टर इफेक्ट विल कम इन कराची. हैदराबाद में 250 हम्म, लोगों को मारा, जिसकी वजह से कराची विच इज द हब ऑफ उर्दू स्पीकिंग पीपल, वहां पे रायट्स हुए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई, और 1989 में एमक्यूएम और पीपीपी की अलायंस खत्म हो गई. एंड देन इन 1990 सिंध गवर्नमेंट ने, यानी सिंध गवर्नमेंट में पीपीपी जो है वो लीड पर है, या सिंध गवर्नमेंट को पीपीपी लीड कर रही है, उसने क्रैकडाउन किया इन हैदराबाद एट एमक्यूएम सेंटर. एमक्यूएम का जो गढ़ था, जैसे जहाँ पे एमक्यूएम की एक्टिविटीज होती थी, वहां पर उन्होंने ऑपरेशन क्रैकडाउन किया, वहां पे लोगों को मारा. वहां पे फिर क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई तो कर्फ्यू लगा. कर्फ्यू और मार्शल लॉ डिफरेंट होता है. ठीक है. मार्शल लॉ जो होता है ना, उसमें आर्मी पूरे कंट्री का कंट्रोल लेती है. ठीक है. ये बात इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ. मार्शल लॉ में आर्मी पूरी कंट्री का कंट्रोल लेती है. कर्फ्यू में सिर्फ कुछ जगहों का आर्मी कंट्रोल लेती है. सो कर्फ्यू वॉज इम्पोज्ड और सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया था. कर्फ्यू में भी आर्मी आ जाती है, तो वो कर्फ्यू लगा था हैदराबाद में, और उसकी वजह से सर्च ऑपरेशन हुआ, और यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त किस्म की मजीद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई, और इसको हम पुक्का किला मसाकर कह रहे हैं. ठीक है. तो हम 4 बातें करेंगे. हम्म, 1988 में क्या हुआ. गनमैन थे मोटर बाइक्स पे, हिंदी थे वो भी, लाइक, और उन्होंने हैदराबाद के क्राउड में ओपन फायर की थी. और उससे कितने लोग मरे. 250 Yes, ये ठीक उर्दू है. स्पीकिंग लोग. सही है. हैदराबाद में जब ओपन फायर हुआ तो इसका रिजल्ट कहाँ आया. कराची. कराची में 1989 में क्या हुआ. वही एमक्यूएम ने अलायंस खत्म कर दी थी पीपीपी के साथ. उसके रिजल्ट में पीपीपी ने क्या किया. इसके रिजल्ट में उन्होंने एमक्यूएम के सेंटर पे, ना क्या कहते हैं, क्रैकडाउन. क्रैकडाउन लॉन्च किया था. ठीक है. परफेक्ट. और फिर क्या हुआ. उसके बाद कर्फ्यू लग गया था और सर्च ऑपरेशन शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से लड़ाई हो गई. ठीक है. तो देखो, हर जैसे वो होता है ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है. सो एक्शन किसने हम्म, किया. सिंधी पीपल ने. 1988 हम्म, में, बात मैं रिपीट कर रही हूँ उसको. ठीक है. बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट.
1988 पे सिंधी लोगों ने उस पे उर्दू स्पीकिंग लोगों के ऊपर फायर किया, उससे 250 लोग मरे। एज अ रिजल्ट कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुई। एज अ रिजल्ट एमक्यूएम ने पीपीपी से अपनी अलायंस खत्म करी। एज अ रिजल्ट पीपीपी ने हैदराबाद में एमक्यूएम सेंटर पे क्रैकडाउन किया। उसकी वजह से सर्च ऑपरेशन हुआ। इन दिस पूरा इवेंट, ये जो इतना केओटिक हुआ है सिचुएशन, दिस इज नोन एज बुका किला मसाकर, ठीक है। हम्म। बोलना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हम्म। जी, अब आगे आ जाओ। भुट्टो, अब आ जाओ कश्मीर एंड फॉरेन पॉलिसी। हमने प्रॉब्लम्स तो देख ली, अब आ जाओ कश्मीर एंड फॉरेन पॉलिसी। इसमें क्या होता है, भुट्टो restored student unions and took steps for electricity in rural areas। एक ये आप इसका याद रख लेना, reform that she took measures to restore electricity in rural areas। by now you should know rural areas are the village areas, ठीक है, गांव वगैरह। कहाँ है पेन, ये रहा। सो रूरल एरियाज आर द विलेज एरियाज, ठीक है। इसने इनिशिएटिव लिया, पता नहीं कहाँ लगा ये इनिशिएटिव, हमें नहीं पता, बट कुछ इनिशिएटिव लिया जिससे रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। देन in 1990 Pakistan sent thousands of well trained armed fighters into Kashmir। Bhutto took Pakistan to Commonwealth, this is very important। भुट्टो टू पाकिस्तान टू कॉमनवेल्थ, ये इनिशिएटिव आपको याद रखना है भुट्टो का। कॉमनवेल्थ में आपको समझाऊंगी जब मैं इंटरनेशनल रिलेशंस करवाऊंगी, बट बाय नाउ अभी के लिए याद रखना कि कॉमनवेल्थ, मैं बाद में बताऊंगी कॉमनवेल्थ क्या होती है, ठीक है। उसके बाद और इसने क्या काम किया, शी ऑल्सो होस्टेड फोर्थ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दिस इज नोन एज सार्क। ये भी मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में दोबारा करवाऊंगी, बट अभी भी इसको याद कर लेना। सार्क इसका नाम होता है, SAARC। ये कुछ इंटरनेशनली अपनी आपने जब पोजीशन बेहतर करनी होती है ना अपनी कंट्री की, तो फिर हम इस तरीके की कोऑपरेशन करते हैं जिसमें कुछ अग्रीमेंट साइन होते हैं। तो इस सार्क में पाकिस्तान एंड इंडिया वर एबल टू साइन 3 पीस अग्रीमेंट्स, ठीक है। सो ये हमने याद रखना है कि नंबर वन, भुट्टो ने क्या किया, इनिशिएटिव लिया कि इलेक्ट्रिसिटी रूरल एरियाज में आ जाए। नंबर टू, शी टुक पाकिस्तान टू कॉमनवेल्थ। नंबर थ्री, फोर्थ, उसने सार्क कॉन्फ्रेंस की जिसमें पाकिस्तान एंड इंडिया वर एबल टू साइन 3 पीस अग्रीमेंट्स। एंड देन इन 1989 शी ऑल्सो विजिटेड यूएसए एंड मेट प्रेसिडेंट बुश। सो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, बट अगेन ये सब हम इंटरनेशनल रिलेशंस में दोबारा देखेंगे, तो आपको उसके लिए भी याद करना है, एंड फॉर भुट्टो एज वेल। ये सारी फॉरेन पॉलिसीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ गवर्नमेंट डिसमिस्ड, कार्टूनिक फन। Bhutto's husband, Asif Ali Zardari, who was the current president of Pakistan, was accused of taking rake-offs on government deals. He was arrested on charges of blackmail. There were many tales of corruption which weakened the government. So ये problems थी जिसकी वजह से she had to, resign as the prime minister of Pakistan. इनके husband का ज्यादा मसला था। इनके husband Asif Ali Zardari was known to be he is still known to be a very corrupt man। तो इनकी करप्शन की बहुत ज्यादा कहानियां थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत वीक हो गई, स्ट्राइक्स हुई उसकी वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो क्राइम्स बढ़ जाते हैं, स्ट्राइक्स हो रही थी। एंड देन प्रेसिडेंट गुलहाम यूज एट अमेंडमेंट, एट अमेंडमेंट जो जियाउल हक ने की थी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे प्रेसिडेंट के पास राइट था कि वो प्राइम मिनिस्टर को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिसमिस कर सकता है। So Ghulam Ishaq used that same right, the Eighth Amendment wala right, and dismissed Bhutto's government। He said that government was dismissed because of corruption and incompetence। So this is true कि corruption बहुत ज्यादा थी during the time period of PPP। बहरहाल corruption हर गवर्नमेंट करती है, so we can't say कि PPP ने ज्यादा की या PML ने ज्यादा की। And then उसके बाद उन्होंने elections announce करे, IGI। So IGI is the previous name of PML Noon, ठीक है, which was led by Nawaz Sharif। Okay? So हम्म। right after the elections, यानी elections हुए, PPP को dismiss कर दिया गया, IGI won and Bhutto then became the opposition। So it's like हम्म। they are the opposites। जो एक गवर्नमेंट में होता है, ठीक है, और एक ऑपोजिशन में होता है। एक गवर्नमेंट में होता है और एक ऑपोजिशन में होता है। सो अभी 2 साल जो हमने गुजारे हैं उसमें पीपीपी वॉज इन गवर्नमेंट, ठीक है, एंड हम्म। आई वॉज इन ऑपोजिशन। बट जो इलेक्शन जीत जाता है वो गवर्नमेंट बना लेता है और जो अदर पार्टी होती है वो ऑपोजिशन होती है। सो नाउ
इन 1990 आईजीआई लिखोगी आप, ठीक है, पीएमएल नून नहीं लिखना क्योंकि पहले उसका नाम आईजीआई था। मैं आपको अभी हम्म बता रही हूँ बार बार ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि अब ये लोग जिंदा हैं जिनकी अब हम बात कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। दीज पार्टीज स्टिल एग्जिस्ट। सो आपको पता हम्म हाउ आर वी कनेक्टेड। तो आईजीआई वो जीत गई, वो तो ऑपोजिशन में आ गई। और गवर्नमेंट डिसमिस कैसे होती है? नाम इसहाक अपना राइट यूज करता है, 8th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज दैट प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उसने क्या यूज किया कि गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है, गवर्नमेंट करप्शन करती है एंड ऑल। मैं आपको शुरू में बता दिया था कि देवर कॉन्स्टेंटली एट कॉन्फ्लिक्ट। कौन लोग कॉन्फ्लिक्ट में? गुलाम इसहाक एंड बेनजीर भुट्टो। ये लोग हम्म जब से अपॉइंट हुई थी वो तब से कॉन्फ्लिक्ट में थी। Benazir Bhutto was unable to, understand the fact that president has more power as per the constitution, and he can basically appoint whoever he wants to. Um, so she was unable to understand this fact. इसकी वजह से they were at conflict। और फिर जब आप कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं प्रेसिडेंट से तो वो उससे मौका ही ढूंढ रहा होता है कि मैं कैसे इसको निकालूं। तो उन्होंने अपना बेसिकली यूज करा राइट और निकाल दिया। ठीक है, समझ आया? हम्म हम्म। तो मुझे एक रिव्यू दो कि क्या क्या समझ आया आपको। कहाँ तक? भुट्टो के टाइम पीरियड में इलेक्शंस के बाद से डिसमिस तक के टाइम पर क्या क्या चीजें समझ आई? इलेक्शन तो एक एक कुछ भी सेकंड। जो समझ आया। ये बताते, एक सेकंड मुझे। जी सॉरी, प्रॉब्लम से बता दूं ना, याद आ रहा है। जो भी समझ आया मुझे बताओ तो ताकि मुझे पता तो हो कि सुन रही थी या नहीं। सही है। तो जब भुट्टो के टाइम पे प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रॉब्लम्स तो यही होती हैं कि ड्रग्स यूज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, इनकी यूजेज, और इन्फ्लेशन और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। प्लस भुट्टो ने आई थिंक हिंदी को कंपल्सरी बना दिया था स्कूल्स में। तो इसकी वजह से जो M2M, जो उर्दू स्पीकिंग लोग थे उनको क्या कहते हैं, सही नहीं लगा था ये कि हिंदी स्कूल में कंपल्सरी क्यों बनाई। फिर वो मास्क भी आता है, वो क्या कहते हैं, उनका क्या मास्क, इस पे क्या हुआ था कि होगा गया मत था फिर अभी 19 सारा explain किया। जी मैं बता रही हूँ। तो बेसिकली 1988 में कोई गनमैन थे मोटरसाइकिल पे, मोटर बाइक्स पे बेसिकली, और उन्होंने हैदराबाद में ओपन फायर किया था मुस्लिम, नहीं सॉरी मुस्लिम नहीं, उर्दू स्पीकिंग लोग पे। तो उसकी वजह से MQM ने PPP के साथ अलायंस खत्म कर दी थी। और इसकी वजह से, नहीं इससे पहले ये था कि कराची में राइट्स आ गए थे, तो फिर अलायंस खत्म हो गई थी। तो फिर 1990 में सिंध गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं, MQM सेंटर में क्या क्रैकडाउन लॉन्च किया था, हाँ, और कर्फ्यू लग गया था उसकी वजह से, और सर्च ऑपरेशन शुरू हो गई थी, फिर से लड़ाई शुरू हो गई थी। ठीक है, मुझे बताओ कि भुट्टो की गवर्नमेंट डिसमिस कैसे हुई थी? इसमें पहले उसके हस्बैंड को एक्यूज किया था, हम्म। क्या कहते हैं, हस्बैंड का नाम याद करो। आसिफ अली। यस। उसने कोई गवर्नमेंट डील्स की थी, उसकी वजह से अरेस्ट कर दिया था उसको ब्लैकमेल की चार्जेस पे। हम्म। और तो इस वजह से बहुत ज्यादा करप्शन और आ गई थी, और गवर्नमेंट वीक हो गई थी। तो वही अगेन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई, और प्रेसिडेंट गुलाम ने 8th अमेंडमेंट यूज करके भुट्टो को डिसमिस कर दिया था। तो वो यही कहते कि उसकी गवर्नमेंट
करप्शन थी उसमें, इनकम्प्लीट थी वगैरह। तो इलेक्शंस में ये जो नवाज की पार्टी थी, आईजीआई, राइट, IGI। वही, हाँ, वो वो जीत गया था। और हाँ, यही था। सही है। अब आ जाओ नेक्स्ट 3 years, 1990 till 19 19 हाँ, 1990 till 93, 3 years हाँ, जिसमें IGI इलेक्शन जीत कर आई है। और अब हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है? नवाज शरीफ। ठीक है। सही। तो नवाज शरीफ क्या चाहता था? ही वांटेड टू मॉडर्नाइज द कंट्री। नंबर वन, आसान सी बात, सब यही चाहते थे, ये भी यही चाहता था। देन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, he wanted to follow policy of privatization. So now comes a new word, privatization. हमने पीछे पढ़ा था नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन में यू रिमेम्बर जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया हम्म, था नेशनलाइजेशन, जिसमें हम्म, प्राइवेट सेक्टर्स उठा के गवर्नमेंट फेडरल मिनिस्ट्री को दे दिए थे। हम्म, फर्स्ट एन एब्सोल्यूट थिंग टू डू, क्योंकि फेडरल मिनिस्ट्री इतना कुछ मैनेज नहीं कर सकती थी। देन केम जिया, जिसने क्या किया? डीनेशनलाइज किया। डीनेशनलाइज करके जिसका जो चीज थी उसको वापस कर दी। सही है। तो हम्म, नेशनलाइजेशन की जैब ने, जुल्फिकार अली भुट्टो। डीनेशनलाइजेशन की जिया ने। प्राइवेटाइजेशन किसने की? नवाज शरीफ ने। ठीक है। उसने इंकरेज किया कि भाई प्राइवेट सेक्टर्स ज्यादा होने चाहिए, ताकि प्राइवेट सेक्टर्स में एफिशिएंसी ज्यादा होती है, दे आर मोर कॉम्पिटेंट एंड उनमें एफिशिएंसी ज्यादा होती है। चाहे प्राइवेट सेक्टर कोई भी ले लो, स्कूल का ले लो, यूनिवर्सिटी का ले लो, कॉलेज का ले लो, बी इट एनीथिंग, एयरलाइंस ले लो, कोई भी सेक्टर जो प्राइवेट होता है वो ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू वो सेक्टर जो गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है। हम्म, आजकल प्राइवेटाइजेशन करना चाहता था, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये तीन बातें जो मैंने यहाँ लिखी है ना, इसका नोट बनाओ। नेशनलाइजेशन जैब ने की, डीनेशनलाइजेशन जिया ने करी, प्राइवेटाइजेशन नवाज शरीफ ने करी, विच इज स्टिल हम्म, प्रैक्टिस। Important industries like airlines and electricity were opened in private sector. So, like I said, airlines, जो गवर्नमेंट सेक्टर में आती है वो पीआईए है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। अब देखो प्राइवेट सेक्टर में वी हैव सो मेनी एयरलाइंस, राइट? तो हम्म, जब इससे प्राइवेटाइजेशन करी तो उसकी वजह से बहुत एयरलाइंस खुली, उसमें शाहीन एयरलाइन है, देन वी हैव भोजा एयरलाइन, एयर एशिया थी, अब ये सब बंद हो गई हैं। अब हमारे पास एक डिफरेंट सेट ऑफ प्राइवेट एयरलाइंस है, पर एयरलाइंस खुली। एंड देन इलेक्ट्रिसिटी में भी प्राइवेट सेक्टर्स ओपन हुए थे। ही इंट्रोड्यूस लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स टू बूस्ट द इकोनॉमी। गवादर मिनी पोर्ट was also opened, which is also the port of Pakistan. जैसे कराची पोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वैसे गवादर इज ऑल्सो अ मिनी पोर्ट। Then he imported thousands of taxis and provided them a cheap loan to solve unemployment. So इसने कुछ efforts करी जिससे unemployment वाला मसला भी हल हो जाए। And then Pakistan's first motorway M2 was completed in 1997, which was the initiative taken way back in 1990 और उसको complete होते होते 1997 हो गया। And then he wanted to हम्म, build transportation network to join major cities and stimulate economy. So ये बात तो मानने वाली है कि जितने मोटरवेज पंजाब में है दे आर सुपर, जिसकी वजह से स्मॉल सिटीज आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, इजीली कनेक्ट कर सकते हो आप उनसे। तो ये बात तो हम मानते हैं कि मोटरवे वाली जो चीज है वो नवाज शरीफ ने बहुत अच्छी करी है। तो ये सारे उसके इनिशिएटिव्स हैं। क्या क्या? प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन से एयरलाइंस खुली, इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर्स ओपन हुए, वो इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता था, गवादर मिनी पोर्ट ओपन करा, थाउजेंड्स ऑफ टैक्सीज आई जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो गई, मोटरवे बन गई M2, और फास्ट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क उसने कर दिया, ताकि जो सिटीज हैं वो जल्दी जल्दी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, ताकि आपकी इकोनॉमी स्टिमुलेट हो जाए, राइट? देन द प्रॉब्लम्स। सो एक होते हैं इनिशिएटिव्स, दूसरे होते हैं प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स देखो, लॉस ऑफ यूएसए एड।
यूएसए प्रोवाइडेड, अच्छा बाय नाउ यू शुड नो कि यूएसए एड कहाँ से आ रही थी। यूएसए एड आ रही थी अफगान मेरेकल से, जो जिया के टाइम पर हुआ था, राइट। हम्म। So, USA provided much aid during Soviet-Afghan war. So this is that same war जो कि अफगान मिरेकल का रिजल्ट था. But then war ended, support reduced. So सोवियत, अफगान, यूएसए इन सब की वॉर एंड हो जाती है. और जब वॉर एंड हो गई तो यूएसए कहते हैं कि हम क्यों पाकिस्तान को सप्लाई करते रहे पैसे, तो पैसे आना यूएसए की तरफ से बंद हो गए, which was a major loss to Pakistan's economy. Indian financial support was also ended when Pakistan was working for its nuclear weapon policy. So now this is the most important thing. कि नवाज शरीफ was secretly working for nuclear weapon policy और इसको एक सीक्रेट रखा गया था, बिकॉज अगर ये बात एक्सपोज हो जाती तो पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता था. पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन के ऊपर सीक्रेटली काम कर रहा था और ये सारा नवाज शरीफ के टाइम पीरियड में हो रहा था. तो मसला कब हुआ कि हमारे पास एक अच्छी खासी एड आ रही थी फ्रॉम यूएसए, बट देन यू नो द एड एंडेड बिकॉज सोवियत और अफगान की वॉर खत्म हो गई. उसकी वजह से फाइनेंशियल हमारे ऊपर ब्लो अप आया. फाइनेंशियल ब्लो अप की वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान को एक मेजर लॉस फेस करना पड़ा, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट्स न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी, एंड न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी के लिए यू नीड लॉट्स ऑफ मनी. ओके, सो ये सारे मसले हम्म। शुरू. एंड बीसीसीआई स्कैंडल, ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं अभी नवाज शरीफ की. नंबर 1 was loss of US aid. नंबर 2 was BCCI scandal. So this was a bank, ठीक है. BCCI was a bank and in 1991 it collapsed. हुआ क्या कि 1972 में ये बना था BCCI and within 10 years it became world's 7th largest bank. An investigation was carried out by British team which concluded that BCCI was involved in fraud leading to its closure. तो इसमें आप एग्जैक्ट सेम बस यही बातें याद रखना जो इसमें लिखी गई हैं कि क्या हुआ था. एक बैंक बना था इन 1972 जो कि 10 सालों में दुनिया का 7वां बड़ा बैंक बन गया था, विच वॉज इम्पॉसिबल कि 10 सालों में कोई बैंक इतना बड़ा कैसे हो सकता है. तो हम्म। जब तो पता चला कि बीसीसीआई फ्रॉड्स करता था जिसकी वजह से वो बंद हो गया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ नवाज शरीफ. ठीक है, इज इट मेकिंग सेंस. हम्म। फिर आ जाओ another problem which was cooperative society scandal in which Sharif lost major support. मिसमैनेजमेंट ऑफ दी सोसाइटीज, ये एक सोसाइटी थी जैसे होती है ना डिफरेंट डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, तो इस सोसाइटी का भी एक स्कैंडल था, इसमें मिसमैनेजमेंट होती थी. जो तो लोगों को जब पता चलता था कि इसमें मिसमैनेजमेंट हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, तो उसमें एक मेजर कोलैप्स हो जाता था. The mismanagement of these societies led to a major collapse in which millions of Pakistanis lost their money, societies went bankrupt, and it was discovered that these societies granted billions of rupees to Sharif's family business Ittifaq Group. Nawaz's reputation was damaged after this. अच्छा, the reason why we are doing this, अब आप कहोगी हम गवर्नमेंट करते करते इनके पर्सनल मसलों पे क्यों आ गए, वो इसलिए आए क्योंकि ये रीजंस बनते थे जिसकी वजह से इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस किया जाता था. पीपीपी का मसला क्या था कि उसका जो हस्बैंड था वो करप्शन कर रहा था, ब्लैकमेलिंग कर रहा था, करप्शन कर रहा था, जिसकी वजह से भुट्टो को डिसमिस कर दिया गया. अब यहाँ पर क्या मुसीबत हो गई कि एक हाउसिंग सोसाइटी थी जो कि बहुत ज्यादा लोन देती थी नवाज शरीफ के एक अपने फैमिली बिजनेस को जो कि इत्तेफाक ग्रुप था, तो उसको वो लोन देती थी जिसकी वजह से सोसाइटी के अपने अफेयर्स में मिसमैनेजमेंट हो जाती थी, लोगों का पैसा डूब गया उन सोसाइटीज में, सोसाइटीज बैंकरप्ट हो गई. तो ये सब जब डिस्कवर हुआ कि ये सोसाइटी लोगों का पैसा शरीफ ग्रुप को दे रही है, तो नवाज शरीफ की रेपुटेशन बहुत ज्यादा इसके बाद डैमेज हो गई थी. ठीक है, हम्म। फिर आ जाओ क्लैश एंड कॉफ कल्चर, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ नवाज शरीफ. आफ्टर वॉर्स गन कैरिंग बिकेम पार्ट ऑफ द कल्चर, क्योंकि इतनी ज्यादा वॉर्स हो रही थी, न्यूक्लियर वेपन बन रही थी, फिर अफगान मेरेकल हो गया था जिसकी वजह से वेपनरी बिकेम वेरी कॉमन. तो गवर्नमेंट हैड टू डील हम्म। विद, क्योंकि इतना वेपन जब कॉमन हो जाता है तो फिर टेररिज्म भी कॉमन हो जाती है, बॉम्बिंग्स एंड किडनैपिंग बिकेम कॉमन. एंड आल्सो बाय 1999 पाकिस्तान हैड 4 मिलियन हीरोइन एडिक्ट्स. तो ये भी एक इतना बड़ा मसला है कि ड्रग अब्यूज इतनी ज्यादा कॉमन हो रही थी जिसकी वजह से 1999 में
पाकिस्तान में 4 मिलियन लोग हीरोइन एडिक्ट्स हो गए थे। एंड देन इन 1991 शरीफ हैड टू कैंसिल ट्रिप टू जापान। गवर्नमेंट पास 12th अमेंडमेंट टू प्रोवाइड स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स। अच्छा, यहाँ तक अब हमारी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हो गई है। एंड देन द शरीयत बिल इन 1991, शरीयत बिल वाज पास्ड which made Quran and Sunnah the law. It was disliked by opponents as there was increased role of Islam. So little was done to enforce this law. बस शरीयत बिल में बस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कुरान और सुन्ना लॉ बन गया था, ठीक है। एंड देन हम्म। ऑफ आर्मी स्टाफ इन 1993 पास। यहाँ से अब होता है टर्न अराउंड। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन 1993 जो उस वक्त के थे वो मर गए। शरीफ वांटेड टू ब्रिंग अ कैंडिडेट ऑफ हिज चॉइस, बट लिटिल डिड ही नो कि प्रेसिडेंट के पास मेजर रोल होता है कि वो किसको भी इलेक्ट कर सकता है, नॉट द प्राइम मिनिस्टर, राइट, बिकॉज 8th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट के पास ज्यादा रूल, ज्यादा पावर आ गई है। तो जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मरा तो क्या हुआ, शरीफ चाहता था, नवाज शरीफ, वो अपनी मर्जी का बंदा लाना चाहता था, लेकिन प्रेसिडेंट इसहाक ही अपॉइंटेड जनरल अब्दुल वहीद, यानी प्रेसिडेंट अपना बंदा अपॉइंट कर भी चुके थे। So Nawaz was told about the appointment before few minutes of the announcement. Nawaz also came in conflict due to the 8th Amendment, which gave the president the power to dismiss the government. So again, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। मसला क्या से हुआ, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मर गया, नवाज शरीफ अपना बंदा लाना चाहता था, प्रेसिडेंट इसहाक ने अपना बंदा अपॉइंट कर लिया। अपॉइंट करने के बाद बस नवाज शरीफ को उसकी अनाउंसमेंट से कुछ मिनट पहले बताया गया कि अपॉइंट हो गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। एंड नवाज शरीफ वॉज इन कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू द 8th अमेंडमेंट, क्योंकि 8th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर्स दे दी गई थी ना, सो ही केम इन कॉन्फ्लिक्ट with the president, ठीक है। Then 19th April, President Ishaq used the 8th Amendment and dismissed Sharif. So इन्होंने 8th Amendment यूज करके भुट्टो को भी डिसमिस किया था, इन्होंने 8th Amendment को यूज करके नवाज शरीफ को भी डिसमिस किए on the charges, the corruption one and the mismanagement of economy. Supreme Court declared Ishaq's decision unconstitutional. There was a fear that army might take over, so both Ishaq and Nawaz backed off. अच्छा, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनरल इसहाक बार बार यही कर रहे हैं, सॉरी जनरल बोल रही हूँ, गुलाम इसहाक बार बार यही कर रहे हैं कि ये बार बार प्राइम मिनिस्टर्स को डिसमिस कर रहे हैं। भुट्टो को भी इन्होंने डिसमिस किया, नवाज शरीफ को भी डिसमिस किया, हेंस दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो फिर जब मैंने आपको बताया कि जब गवर्नमेंट में इतनी चेंजेस हो रही होती हैं तो आर्मी टेक ओवर कर लेती है, मार्शल लॉ लग जाता है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो जाती है। तो इन लोगों को डर था कि हम इतनी मुश्किल से तो आर्मी के कंट्रोल से बाहर आए हैं, अब हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे फिर आर्मी टेक ओवर कर लेगी। तो इन दोनों ने जल्दी से जो है वो बैक ऑफ कर दी अपनी पोजीशंस को। एंड देन वसीम सज्जाद then replaced as the president. So Ghulam Ishaq is now gone and now is replaced by Wasim Sajjad. ठीक है। मोइनुद्दीन अहमद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। सो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर यानी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर समझ लो, जो कि फ्यू 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 आते हैं ताकि इलेक्शंस हो जाएं और फिर वो इलेक्शंस का एडमिनिस्टर करके हट जाते हैं। सो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इंटरमीडिएट प्राइम मिनिस्टर होता है। तो दोनों गुलाम इसहाक और नवाज शरीफ चले गए, वसीम सज्जाद प्रेसिडेंट बन गए, मोइनुद्दीन अहमद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए। एंड देन इलेक्शंस वर कॉल्ड फॉर 1993, ठीक है। गुलाम, अच्छा ये मैंने आपको टाइम कौन कौन चेंज हुआ ये याद कर लेना। एंड देन 1993 में जो इलेक्शंस हुए उससे वापस बेनजीर भुट्टो यानी पीपीपी won. MQM boycotted the elections and in 1993 Farooq Ahmad became the president. So 1993 से बेनजीर भुट्टो back in power, MQM ने boycott किया and Farooq Ahmad became the president. अच्छा जी, then बेनजीर भुट्टो का टाइम पीरियड दोबारा आ जाता है। सो आई वांट टू डू इट इन द नेक्स्ट क्लास क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी हमने 2 टाइम पीरियड्स करे हैं, ठीक है, एक पीपीपी का, एक उसका नवाज शरीफ का। इन द नेक्स्ट से ही दोबारा से बेनजीर भुट्टो और करेंगे और फिर उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन देना ताकि आपको तब तक समझ भी आ जाएगा, तो आप अच्छी मुझे प्रेजेंटेशन, ठीक है। और जब हमारा ये वाला सब खत्म हो जाएगा तो फिर हम जिया को भी उसी तरीके से जो है ना वो बना लेंगे,
रिविजन करवा रही हूँ ना, जैसे जैब का करवाया था वैसे जिया का भी करवाऊंगी। तो ये सब मुझे चीजें याद भी करवाती जाना, कि अगर मैं भूल जाऊँ ना, चीजें भूल जाती हूँ मैं। हम्म। नेक्स्ट क्लास में तो मैं पढ़ाऊंगी, उसकी नेक्स्ट क्लास में आप हम्म। मुझे presentation दोगी, और फिर उसकी बाद वाली क्लास में हम जिया को पढ़ेंगे, जैसे वही जो हम कर रहे हैं ना रिविजन, ठीक है। सही। और फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में फिर यही हम बेनजीर नवाज शरीफ को रिवाइज करेंगे, ताकि इसके भी अच्छी अच्छी थोड़ा तैयारी हो जाए। तो आई थिंक अभी हमें सितंबर लगेगा सेक्शन 3 खत्म करने में, बट कोई सही। बात, टाइम तो है ना हमारे पास, कर लेते हैं अच्छी सी तैयारी। सही है। हम्म। सही। तो इंशाल्लाह फिर अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ऑन ट्यूसडे। हम्म। सही। फिर इंशाल्लाह आप बस मुझे 4 मार्क का क्वेश्चन करके दिखा देना, व्हाट वाज बुक का किला मसाकर, ठीक है। सही। चलो ठीक है, ओके, टेक केयर, समझ आया ना। जी, आए समझ। चलो, दैट्स ग्रेट। चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह आई सी यू ऑन ट्यूसडे, टेक केयर, सही। हाफिज। अल्लाह हाफिज।